बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कन्वेंशन में बाजोड़ में जिस तरह से खुदकुश हमला हुआ, उसमें जाँ बहक होने वालों की तादाद 44 हो चुकी है और जो ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद 200 के लगभग बताई जा रही है। शदीद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की कोशिशें होती रहीं और कुछ लोगों को कर भी दिया गया। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के कन्वेंशन पर हमला हो जाना हैरान कौन है। कौन लोग हैं ऐसा करने वाले, इनके मकासद क्या हो सकते हैं। किसी ने यह तजिया भी कर दिया है कि ये हमला आम इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा है, लेकिन ये हैरान कौन बात है कि मौलाना फजल रहमान के जलसे में, कन्वेंशन में खुद कुछ धमाका, ये कैसे मुमकिन है। मौलाना फजल रहमान के ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं जो मुबैना तौर पर ऐसे हमले करते रहते हैं, जैसे तहरीक तालिबान है या कुछ और लोग हैं, मजहबी लोग हैं। मजहबी लोगों के अलावा कोई और बंदा इस तरह से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर हमला करेंगे तो सीधा जन्नत में जाएंगे, जन्नत का ये टिकट है। लेकिन ये उन लोगों पर ही ऐसी मोटिवेशन असरअंदाज होती है जो मजहबी रुझान रखते हैं, अदरवाइज़ तो कोई दूसरे लोग ऐसा नहीं करते। बहरहाल ये भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। आपने वो देखा कि तामिल टाइगर्स ने जिस तरह से राजीव गांधी पर हमला किया था, वो भी कोई ऐसे मजहबी नहीं थे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के कन्वेंशन में ऐसा हो जाना एक तो इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक है, दूसरा हैरान कौन भी है। और इसको जो लोग इंतखाबात से जोड़ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई वो दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये भी हकीकत है, मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते कि इंतखाबात 2 महीने बाद 3 महीने बाद हो जाएं। मौलाना फजल रहमान PDM के उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि इस हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। कितना कंटिन्यू करना चाहिए। राजा रियाज की तरफ से कहा गया है, जो बड़े दावे करते हैं कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी और हम मिलकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला करेंगे, ये राजा रियाज की तरफ से कहा गया है। और एक उनकी तरफ से और छोड़ दी गई है, बोंगी मार दी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात या तो 3 महीने में होंगे या फिर 2 साल में होंगे। क्या मतलब, क्या कड़ी से कड़ी मिलती है सिवाय राजा रियाज साहब की ज़हनी खिलजान के। और फिर राजा रियाज की तरह बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि हम निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से एक कमेटी बना दी गई और फिर ख्वाजा आसफ उनकी तरफ से कहा गया कि हम 5 नामों पर गौर कर रहे हैं। इसी तरीके से हर कोई यही कहता है कि निगरान हुकूमत के हवाले से हम मुशावरत कर रहे हैं, पार्टियों के अंदर मुशावरत कर रहे हैं और लीडरों के माबैन भी इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना है? इनकी तो मैं समझता हूँ कि कोई हैसियत नहीं है कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म ले आएंगे या निगरान सेटअप ये बना देंगे। जैसा कि राजा रियाज की तरफ से कहा गया कि इंतखाबात 3 महीने में होंगे या फिर 2 साल में होंगे। 2 साल में क्यों होंगे इंतखाबात? इंशाअल्लाह ताला 3 महीने नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि 60 रोज़ के अंदर अंदर होने हैं। इन लोगों की तरफ से जितनी भी कोशिश कर ली जाए और जो कानून साजी की गई है कि 60 रोज़ के अंदर अंदर अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इंतखाबात हो जाएंगे। 90 रोज़ में इस सूरत में इंतखाबात होने हैं कि असम्बलियाँ किसी वजह से कबल अज़ वक्त तोड़ दी जाएँ, जैसे इमरान खान ने खैबर PK की और पंजाब की असम्बली तोड़ी थी। वो 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे, लेकिन यहाँ पे एक साजिश के तहत असम्बली 1 रोज़ कबल अपनी मुद्दत पूरी होने के तोड़ी जा रही है। मैं नहीं समझता कि इनकी ये बेल मंडे चढ़ेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इनको फिर 60 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। एक हमारे सामने चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल की कमज़ोरी आ गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा उन्होंने कमज़ोर रहना और उन्होंने कमज़ोर फैसले देने हैं। ये 60 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, इंशाल्लाह होने हैं। उधर राना सनाउल्लाह की तरफ से सेनेट में जो बिल पेश किया गया था, जिसको वापस कर दिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिल इस फितने के ख़िलाफ़ लाए जो दिफाई अदारों पर हमला करे, उस फितने के ख़िलाफ़ लाए जो दिफाई इदारों पर हमला करे। इमरान खान की तरफ इनका इशारा है, ना सिर्फ इशारा है बल्कि वाज़े तौर पर कहते हैं आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इस बिल को इस्तेमाल करेंगे तो कल इनके ख़िलाफ़ उसी तरह से ये बिल इस्तेमाल होना है, जिस तरह से 58(2)B जनरल ज़ियाउल हक ने जिन्हें जो हुकूमत से मंजूर करवाई वो तरमीम, और उसी तरमीम को खंजर बनाते हुए उसी हुकूमत की पीठ में झोंक दिया। वो असम्बलियाँ तोड़ दी गई, हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इनके साथ भी ऐसा ही होना है। तो बाकी निगरानों के हवाले से कि ये निगरान लाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये निगरान लाएं। निगरान किसको ओके किया जाएगा? जिसको फ़ौज कहेगी वही निगरान बनेगा, उसी को ओके किया जाएगा। ये मैंने इतनी बात क्यों कर दी।
پاکستان کی دفاعی سرحدوں کی ضامن پاک فوج ہے، اور پاکستان کے اندر بھی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی فوج کے ذمہ ہے۔ تو کیا یہ الطاف حسین کو اتفاق کر کے، اس پر اتفاق کر کے پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو بھی نام سامنے لائیں گے، فوج نے اسکروٹنی کرنی ہے، نہ صرف یہ کہ نگران وزیر اعظم کی، بلکہ جو بھی پاکستان میں جج بنتا ہے، جو بھی کسی بڑے عہدے پر جاتا ہے، اس کی اسکروٹنی اور اس کے بارے میں جانچ پڑتال پاک فوج کی طرف سے ہوتی ہے۔ پاک فوج اجازت دیتی ہے، پاک فوج اتفاق کرتی ہے، پاک فوج اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، تو وہ بندہ پھر اس عہدے پر آ سکتا ہے۔ یہ وزیر اعظم کا معاملہ ہے۔ پاک فوج کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ کیسے وزیر اعظم لگا سکتے ہیں؟ آج میاں نواز شریف کی طرف سے اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ کس کو لانا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کا نام سامنے آیا، اسی طریقے سے اپنے کسی بندے کو یہ سامنے لانا چاہتے ہیں، لیکن فوج کو کیا یہ بائی پاس کر کے ایسا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف بڑے ضد والے ہیں، بڑا اصرار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں پاکستان سے دفاعی کے لیے، باہر جانے کے لیے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آئیں گے، جس طریقے سے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئے۔ بڑی مخالفت ہو رہی تھی، جنرل باجوہ کی طرف سے مخالفت ہو رہی تھی، باقی پارٹیاں بھی نہیں مان رہی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک لمحے کے لیے توقف کریں تو میاں نواز شریف صاحب کہاں سے آرمی چیف کو لے کے آئے؟ پاک فوج سے لے کے آئے، اپنے کسی رشتہ دار کو تو نہیں لا سکے۔ تو بہرحال پاک فوج کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک سے ہے، اور اسی نے جس طرح سے وہ دفاعی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طریقے سے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی پاک فوج کے ذمہ ہے۔ آج اس کی مخالفت کرنے والی ایک پارٹی ہے، پہلے دنوں میں کچھ اور پارٹیاں تھیں، آئندہ ہو سکتا ہے کہ اور پارٹیاں ہوں۔ بہرحال پاک فوج کا اپنا ایک کردار ہے، جس سے نہ تو انحراف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاک فوج کی قیادت کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے کر دیے گئے ہوں جو ہمارے سیاستدانوں کو پسند نہ ہوں، جو آپ کو پسند نہ ہوں، جو مجھے پسند نہ ہوں، لیکن پاک فوج پاکستان کے حوالے سے اگر فیصلے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ نگران وزیر اعظم وہی ہوگا جس پر پاک فوج ہاتھ رکھے گی۔ ادھر ہنومان جی کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اپنا فریم ٹیڑھا ہے۔ بات کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی، شہباز شریف کی، خواجہ آصف کی اور اس طرح کے دیگر لیڈروں کی، کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو اپنا فریم ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خود سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ کسی کو سیدھا کیسے کریں گے، یہ تو خود سیدھے نہیں چل سکتے، دوسرے کو کیسے چلائیں گے۔ یہ فیصل وابڈہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور فیصل وابڈہ جن کو ہم نے کہا کہ ہنومان جی، وہ ایک تو ہوتا ہے کراس، دوسرا ہوتا ہے ڈبل کراس، تیسرا ہوتا ہے ٹرپل کراس، اور یہ صاحب جو ہیں کبھی مسلم لیگ نون کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اداروں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ کس طرح سے ٹرپل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا ذرا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، اس پر اب بھی عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ ٹرپل ایجنٹ اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی خواجہ آصف کے کردار کی یہ اس لیے دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے پہلے سال ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی حکومت ہم الٹانا چاہتے ہیں، پنجاب آپ کے ابھی حوالے کر دیتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، یہ جنوری 2019 کی بات ہے۔ خواجہ آصف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ابھی پنجاب کو ٹیک اوور کر لیں، دسمبر میں آپ کے حوالے مرکز بھی کر دیا جائے گا۔ یہ جو بیان دیا خواجہ آصف نے، اس پر ہنومان جی بڑے تپے ہوئے ہیں۔ اپنا کردار دیکھ لیں، ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے عمران خان اور پاک فوج کے درمیان جتنی بھی دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں اتنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اختلافات کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک باقاعدہ پلانے کے تحت، جیسا کہ میاں شہباز شریف طرف سے اب کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو پاک فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کے میاں شہباز شریف صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے مابین اگر کوئی قربت ہوتی ہے، اگر یہ قریب آتے ہیں، اگر یہ گفتگو پر، مذاکرات پر تیار ہوتے ہیں، تو یہ پھر دور دور ہٹ جائیں۔ صرف میاں شہباز شریف نہیں بلکہ ان کے صحافی جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، ان کے ہر کالم کی تان اور ان کی ہر گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ عمران خان نے
जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया। और इसके अलावा भी जो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी भी ये कोशिश है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के करीब ना सकें। इनको अपनी बका इसी में नज़र आ रही है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन दुश्मनी बढ़ती चले जाए, उससे पाकिस्तान के हालात जितने भी मखदूश हो जाएं, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। उधर तारिक बशीर चीमा की तरफ से कहा गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो स्कैंडल सामने आया है, अगर उसमें मेरा बेटा मुलव्वस हुआ तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा। ये तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं, हालांकि उस स्कैंडल में खुद इनका भी नाम आ रहा है। सिर्फ इतना बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल, क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ। गो कि उसमें हर मुलाजम मुलव्वस नहीं है, गो कि उसमें हर लड़की मुतासर नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें तारिक बशीर साहब का नाम लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को घर से निकाल दूंगा। इतना बड़ा मामला, और सज़ा क्या, बेटे को घर से निकाल दूंगा, एक और घर लेके दे देंगे कि वहाँ पे जाके रहो, वहाँ पे मौजें करो। अपने बारे में क्या ख्याल है तारिक बशीर चीमा साहब? हो सकता है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपना किरदार अदा किया, आज इनको लेने के देने उसी वजह से पड़ गए हों। वहाँ पे जो कोई ये लोग करते रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता नकाब उलट रहा है। बाकी मैं आपके सामने ये एक इश्तिहार रखता हूँ। ये इश्तिहार सारे बड़े अखबारात में शाया हुआ है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं और सी पैक की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस पर पाकिस्तान में इस हुकूमत की तरफ से एक जश्न की कैफियत है। शहबाज शरीफ साहब सारे का सारा क्रेडिट, इसमें अपनी तस्वीर भी शहबाज शरीफ साहब ने लगवा ली। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला अपनी इस तरह से तस्वीरें नहीं लगा सकता, लेकिन कौन मानता है हाई कोर्ट को, कौन मानता है सुप्रीम कोर्ट की बात इनकी हो रही है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बार बार, बल्कि तो जो भी आपको नाकामी नज़र आती है, जो भी आपको पाकिस्तान में मुश्किल नज़र आती है, जो भी पाकिस्तान की मुईशत डूबी है, वो सारे का सारे इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की हुकूमत पर लगा देते हैं। और ये तवातर के साथ कहते रहे कि इमरान खान के दौर में सी पैक स्लो हो गया था, सी पैक पर काम नहीं हुआ था, सी पैक में करप्शन हुई। तो नाजरीन, ये बात बिल्कुल यकीनी है कि सी पैक में ना तो करप्शन हुई है, ना करप्शन हो सकती है, ना इमरान खान के दौर में सी पैक स्लो हुआ है, ना ही कोई हुकूमत सी पैक को स्लो कर सकती है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब सी पैक मुआहिदा हुआ था, पाक फ़ौज ने गारंटी दी थी कि इसमें शफाफियत होगी, किसी किस्म की करप्शन नहीं होगी। ये ख़बरें उन दिनों वाज़ेह शाया की गई थी, नशर भी की गई थी। तो किसी भी मरहले पर जिसकी भी हुकूमत थी या जिसकी भी हुकूमत होगी, पाक फ़ौज ने जब गारंटी दे दी है तो फिर सी पैक ना तो स्लो हो सकता है, ना ही इसमें करप्शन हो सकती है। ये मुस्लिम लीग नून या जो भी है, जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी ये अपनी फनकारी दिखा दें, सी पैक में से ये 1 रुपए की करप्शन भी नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जितने भी मंसूबे हैं, मोटरवेज हैं या दूसरे हैं, उनमें से ये 1 पैसा भी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।